to all of you at Arihant Padaku. तो कैसे हैं आप सब लोग? I hope all of you are doing absolutely fine. So बच्चों, I am your chemistry mentor Trina, and today we are going to start with the fourth chapter of the class 12th chemistry, that is about the D and F block elements. तो हम टर्म 2 के सिलेबस में 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, which is about our electrochemistry, chemical kinetics, and the last one we have is the surface chemistry, which is entirely a language, or you can say that it is completely a subjective based chapter you have, in which there is no numerical we have seen, only theoretical part we have considered in that chapter. तो आज के लेक्चर में हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, which is about the D and F block element. तो 11th क्लास में हम लोग S और P ब्लॉक को बहुत डिटेल में कर चुके हैं. तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो D एंड F ब्लॉक है, और ये हमारी क्लास 12th का चैप्टर है. D एंड F ब्लॉक को आप थ्योरेटिकल लेक्चर्स में डील कर चुके हो, और आज के लेक्चर में हम D और F ब्लॉक के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर हमें इन सारे क्वेश्चंस को और इनके अलावा और भी क्वेश्चंस करने हैं, तो वी हैव टू रेफर ओनली वन थिंग, दैट इज आवर अरिहंत बुक. इस बुक में एनसीईआरटी के फ्लो के अकॉर्डिंग हमारे सारे चैप्टर्स गिवन हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, long answers, and we have also assertion reason questions and case based study given in this book. Okay, तो इस बुक को अगर हम completely कवर कर लेते हैं तो we will be able to score a very good marks in term to CBSE exam for this year. Okay, and one more thing is there. यहाँ पर बुक के एंड में आप लोगों को कुछ सैंपल पेपर्स प्रोवाइडेड हैं. ओके, ये सैंपल पेपर्स हम जब पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तो हम ये सैंपल पेपर्स को सॉल्व करके अपनी एबिलिटी को जज कर सकते हैं, दैट हाउ मच एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव ग्रास्प्ड इन द थ्योरी लेक्चर्स टू. ओके, सो जस्ट रेफर दिस बुक एंड ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री टर्म 2 एग्जाम. क्योंकि केमिस्ट्री में जो हमारा वी कैन से कि 90% पार्ट जो है वो एनसीईआरटी को रेफर करते हुए आता है, ओनली 10% क्वेश्चंस होते हैं, वो भी बहुत कम जो हमारे बाहर से आते हैं. तो इस बुक को अगर हमने रेफर कर लिया तो वी विल एबल टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन द क्लास 12th केमिस्ट्री. ओके, सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद D and F block elements. So before starting this chapter, let me tell you one thing. ये चैप्टर हमारा बोर्ड एग्जाम में ये 7 मार्क्स का चैप्टर है हमारा. ओके, तो 7 मार्क्स हमारे कम मार्क्स नहीं है. इस चैप्टर में D एंड F ब्लॉक में कोई न्यूमेरिकल तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है. तो जो भी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे वो सारे हमारे रीजन और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. क्योंकि हम S और P ब्लॉक को क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, तो हमने देखा है कि जनरली हमसे इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द ट्रेंड्स. वो ट्रेंड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं. लाइक अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई में क्या डिफरेंस आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इन सब चीजों में क्या वेरिएशन शो होगा, यही हम पढ़ते हैं और इसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो सारे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है. तो इन दिस चैप्टर टू वी डू नॉट नीड एनी रेक्टिफिकेशन हियर. हमें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद D and F ब्लॉक एलिमेंट. बट स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में D और F ब्लॉक आता कहां पर है. सो यू कैन सी ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. आई नो दैट एवरी वन ऑफ यू विल हैव एन आइडिया कि S, P, D और F ब्लॉक यहाँ पर कहां है. सो यू कैन सी दैट हॉरिजॉन्टल पार्ट, you can see the part which is in the light orange color here is our D block element. ये जो light orange color का part है बच्चों हमारा, ये हमारा D block element है, and this is the D block element which is in the rectangular shape. Okay, तो I can say कि ग्रुप नंबर 3rd से लेके ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे D ब्लॉक हैं. और D ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. जैसा कि हम S ब्लॉक को कहते थे रिप्रेजेंटेटिव,
P को भी कहते थे रिप्रेजेंटेटिव, D ब्लॉक को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 जो है वो आपका पूरा D ब्लॉक है. ओके, इस चैप्टर में D ब्लॉक के अलावा हमको F ब्लॉक भी पढ़ना है. आपको पता है कि F ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल अलग रखा गया है. इसको यहाँ पर नीचे की साइड रखा गया है जिसको हम लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं. एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम and ending at deuterium. This is thorium, that is atomic number 90, and it ends at lawrencium. तो ये जो elements थे ये बाद में discover हुए और इनको periodic table से अलग इसलिए रखा गया है because most of the element found here are radioactive elements and they are having a different properties from the previous elements. Okay, तो पहले हमें किसकी बात करनी है? पहले बच्चों हमें बात करनी है about the D block element. Okay, D ब्लॉक एलिमेंट में आप देख सकते हो 4th, 5th, 6th और 7th, इन 4 पीरियड्स की हमको बात करनी है और जो भी हम वेरिएशन देखेंगे वो हम सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स के बीच में देखेंगे. ओके, नाउ वी हैव सीन दैट इन द D ब्लॉक एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस कि हमेशा इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा देन 4s में आएगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम 10th क्लास से सीखते आ रहे हैं, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ एलिमेंट, जस्ट रेफर द 9th क्लास बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑफ-बोस प्रिंसिपल फॉर फिलिंग द ऑर्बिटल्स हियर. ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो 3D, 4D, 5D, 6D इस तरीके से एंटर होगा, फिर 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा जैसा कि हमें पता है. इनको लर्न करने के लिए जो स्लैंग लाइंस होती है, आई नो यू विल हैव अ आइडिया अबाउट दैट कि इनको हम कैसे लर्न कर सकते हैं. लाइक अगर मैं बात करूं ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 में अगर मैं 4th पीरियड की बात करूं तो आपको पता है कि इस लाइन को लर्न करने के लिए जो स्लैंग लाइन है वो है हमारी स्कूटर टीवी करो मना फिर कोई नहीं कमजोर. ओके, स्कूटर स्कैंडियम, टीवी टाइटेनियम, V is for vanadium, करो is for chromium, मना is for manganese, फिर Fe is for iron, कोई Co is for cobalt, नहीं Na is for nickel, कमजोर Cu is for copper and Zr is for zirconium. Okay, so these are some of the slang lines by which you can be able to learn the elements of D block here. But the thing is that कि हमें mostly सिर्फ इन 3 ही पीरियड्स को लर्न करना पड़ता है. 7th पीरियड हमारा इतना ज्यादा एसेंशियल नहीं है लर्न करना. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न दीज 3 लाइंस. क्लियर? तो हमने देख लिया कि डी ब्लॉक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पर कौन कौन से हैं. तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कैटेगरी वी हैव इज अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी. फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो आपको यहाँ गिवन है, it is about the D block and its property. Okay, so the question is saying the metallic radii of some transition elements are given below. Which of these elements will have a highest density? ठीक है, आपको यहाँ पर बच्चों 4 एलिमेंट्स गिवन है और आप देख सकते हो वो एलिमेंट्स कौन से हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर. यहाँ आपको इसकी मेटालिक रेडियस दे रखी है. ओके, क्या दिया हुआ है? यहाँ मेटालिक रेडियस आपको गिवन है. तो आप देख सकते हो कि मेटालिक रेडियस आयरन की 126 थी, फिर कोबाल्ट की 125 हो गई, फिर निकल की 125, फिर कॉपर की थोड़ी सी ज्यादा है मेटालिक रेडियस. ओके, सो मेटालिक रेडियस इन द पिकोमीटर फॉर सम ऑफ द एलिमेंट्स वी हैव गिवन, बट द ट्रेंड इज दैट as we are moving from left to right in the periodic table, the atomic or the metallic radius is going to decrease. ये ट्रेंड होता है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए. तो बच्चों यहाँ क्या होता है? डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस विल बी accompanied by increase in atomic number. ओके, जब आप यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव करोगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो होगा क्या? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों इंक्रीज करता जाता है. तो as you are moving from L to R in the periodic table, what actually happens is the atomic mass is increasing. एटम का जो मास है बच्चों वो इंक्रीज होगा. So increase in the atomic mass will going to increase the density of a particular element. क्यों?
क्योंकि हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारा जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इट इज एक्चुअली मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे ही मास इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली द डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो आप लोग देख सकते हो जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। ओके, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि एटॉमिक मास इंक्रीज करता जा रहा है, तो यहाँ से हमें इजीली क्लियर है कि यहाँ पर कॉपर का मास ज्यादा होगा ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं कि एटॉमिक मास हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो कॉपर का मास ज्यादा, इट मींस कॉपर की डेंसिटी सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर गिवन एलिमेंट्स में से हमारी सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? कॉपर की होगी। So this copper is having a highest density. Okay, और density कितनी होगी? The density will be 89 gram per centimeter cube. Clear है? So this will be the density for copper and it is highest among the given metals. Okay, so this is the first question we have and you can see that this is a very short type of question you have. Clear है? Okay, now I'm moving forward to the next question and let's see what the next question is saying. The next question is saying, name the two transition elements which have the abnormal electronic configuration and you also have to explain the reason why. Okay, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसे दो एलिमेंट्स कौन से हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी एबनॉर्मल है, मतलब जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, और उसके पीछे रीजन क्या है ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों दो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर हमें देखना है तो आई एम अगेन मूविंग टू द पीरियोडिक टेबल। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। अब बच्चों यहाँ पर एक्चुअल में है क्या? दो एलिमेंट्स जिनकी एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका 3d5 This is chromium 3d5 4s1 and copper 3d10 4s2। यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। लेट मी टेल यू कि स्कैंडियम की है 3d1 4s2, फिर है 3d2 4s2, फिर है 3d3 4s2। अब क्या आना चाहिए था? अब यहाँ आना चाहिए था 3d4 और 4s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होनी चाहिए थी, बट आप लोग देख सकते हो कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है 3d5 और 4s1। होना ये चाहिए था, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। आगे मैं मूव करूं तो मैंगनीज की सही है 3d5 4s2, फिर 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, फिर होना चाहिए था 3d9 4s2, लेकिन फिर से कॉपर एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1। तो आप देख सकते हो कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या वेरिएशन है। ओके, सो यहाँ जो दो एलिमेंट्स हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं, these elements are simply chromium and copper. Okay, so the answer would be chromium and copper. Okay, एक्चुअल में क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी क्या चाहिए थी? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 3d4 4s2 और इसकी होनी चाहिए थी 3d9 4s2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी, बट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? 3d4 4s2 न होके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 और 4s1। तो ये दोनों हमारे एक्सेप्शंस हैं। अब ये तो हमने सर्च कर लिया कि क्रोमियम और कॉपर ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज शोइंग सम abnormal behavior, बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। ओके, तो होता क्या है आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये d5 है, ये d10 है, ये 4s1 है, ये 4s1 है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं these are much more stable as compared to the other orbitals। और हमेशा क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन
3d4 और 4s2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर d ऑर्बिटल की टेंडेंसी और वी कैन से कि d ऑर्बिटल का ऐसा नेचर कि वो अपने आसपास इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है, वो उसको कैपेबल बनाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा वेरिएशन शो करे. सो द रीजन बीइंग हियर इज हाफ फिल्ड्स ऑर्बिटल्स are more stable. Okay, so what is the reason being here कि जो हमारे half filled orbitals होते हैं they are much more stable, that's why these two are showing some abnormalities here. Clear है? So ये था हमारा second question which is again a short type question you have, क्योंकि element का नाम बताने के साथ साथ आपको यहाँ पर reason भी explain करना है. Clear है? Okay, now we are moving to the next question and let's see what the next question is saying. The next question we have is explain why the density of transition elements increases from left to right in a periodic table. तो ये question अभी हमने बच्चों first question discuss किया था. It is somewhat like a first question you have. Now what actually the question is saying, जो हमारे transition element है उनकी density left to right हम जाते हैं तो increase क्यों करती है? तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो अभी मैंने बताया कि जो हमारी एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती है, विच विल कंपेंसेट फॉर द एटॉमिक मास. जो मास होता है वो इंक्रीज करता जाता है और हमने देखा कि डेंसिटी और मास का डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर आप मास को बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी. सो इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक मास इंक्रीजेस विच विल लीड टू इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल. सो व्हाट इज द रीजन बीइंग हियर? As we move from left to right in periodic table, atomic radii decreases, atomic mass increases, elements का mass increase होता जाएगा. And we know that the relationship between density and mass is direct relation. ये होता है हमारा density equal to mass upon volume. तो as mass increases, density automatically increases. Okay? अगर आप लोगों ने मास को इंक्रीज किया तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. तो हम लेफ्ट टू राइट चले पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ पर बच्चों मास इंक्रीज हुआ, दैट्स व्हाई देयर विल बी द इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट. ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज अगेन अ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वी हैव इन दिस कैटेगरी. नाउ let's move forward to the next question and let's see what the fourth question is saying. Okay, the question is saying why do transition elements show the variable oxidation state, and इसमें हमसे again दो parts पूछे गए हैं. Name the element showing the maximum number of oxidation state from the first series, that is from scandium to zinc, and we have to show the elements which have show only +3 oxidation state. तो यहाँ पर हमें बताना है सबसे पहले तो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं हमारे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी वेरिएबल क्यों है. वेरिएबल मींस कि वो एक ही ट्रेंड क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, कभी +1 है, कभी +2 है, कभी +3 है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी क्यों कर रही है. उसके अलावा हमें बताना है कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो एटॉमिक नंबर है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगी. एंड लास्टली वी हैव टू राइट the elements which are going to show the +3 oxidation state here. So let's solve the question here, and the question is saying why do transition elements have variable oxidation state. So the reason being here is transition element are showing the variable oxidation state due to their ability to utilize
single and multiple 3D and 4s इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो उसका रीजन ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक कैपेबिलिटी है कि वो सिंगल और मल्टीपल 3D और 4s इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करके चलते हैं, तभी वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब हमें बताना है कि स्कैंडियम से लेके हमारा जो जिंक है, दिस इज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है। सो बच्चों फर्स्ट इज स्कैंडियम, सेकंड इज टाइटेनियम, देन वी हैव वैनेडियम, देन यू हैव क्रोमियम, देन यू हैव मैंगनीज। ओके, तो यहाँ जो मैंगनीज है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा मैंगनीज विद एटॉमिक नंबर 8 it is going to show the maximum oxidation states. Okay, सेकेंड पार्ट जो था इस क्वेश्चन का वो हमसे ये पूछा गया था कि यहाँ स्कैंडियम से लेके जिरकोनियम तक कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, यही क्वेश्चन पूछा था हमसे। लेट्स सी, नेम द एलिमेंट व्हिच शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। So there is only one single element which is going to show you the +3 oxidation state, and it is nothing but scandium. Okay, this Sc is existing in +3 oxidation state, so the answer will be scandium here. Clear? तो मैंगनीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको शो कर रहा है। क्लियर? ओके, नाउ we are moving forward to the next question, and the next question being here is question number 5, and the question is saying explain the following: the second and third row of transition element resemble each other much more than they resemble the first row, and the second question being asked here is copper cannot replace hydrogen from acids। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारी सेकेंड और थर्ड रो है क्या। तो बच्चों ये आपकी है डी ब्लॉक एलिमेंट, ये पता है आपको ये डी ब्लॉक की फर्स्ट रो है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारी सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। अब क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो सेकेंड और थर्ड रो आप लोग देख सकते हो, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्रिबियम एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम Lawrencium, lanthanum, and we have this Y and La. These are showing much more resemblance as compared to first. जो हमारी फर्स्ट लाइन थी ना, स्कैंडियम टू जिंक, ये आप लोगों को अलग वेरिएशन दिखा रही है, लेकिन इन दोनों में कुछ ना कुछ रिजेम्बलेंस है। तो अब ऐसा क्यों है? तो इस रिजेम्बलेंस का सिर्फ एक ही रीजन है, वो आप थ्योरेटिकल चैप्टर में डिस्कस कर चुके होंगे, विच इज अबाउट लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ये टर्म इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ही एग्जैक्टली ये होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो द रीजन बीइंग हियर इज कि सेकंड और थर्ड रो ज्यादा रिजेम्बलेंस शो कर रही है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। सो द रीजन हियर इज दैट दे आर हैविंग अ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, दिस इज जिंक हियर। सो द रीजन बीइंग हियर इज the second and third row resemble each other because they are showing the lanthanide contraction. So what is the reason for the first answer? Because of I hope all of you are aware of this term कि lanthanide contraction actual में होता क्या है। अगर आपको lanthanide contraction नहीं पता, so after discussing all these questions, I will tell you what exactly the lanthanide contraction is. Okay, so the reason being here is lanthanide contraction. Second question हमें बोला है copper cannot replace hydrogen from acid. हमने देखा है कि जब भी हम कॉपर की रिएक्शन एसिड्स के साथ करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता।
तो इसका मेन रीजन क्या है कि जो हमारा कॉपर है इट हैज मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव, यू कैन से कि मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, that you can say that E naught value than hydrogen. Okay, कॉपर जो है उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मोर पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। क्लियर है? तो इसका रीजन है कि कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू बहुत पॉजिटिव है, तभी कॉपर अपने सॉल्यूशन में से H को रिप्लेस नहीं कर पाता। ओके, so I hope this question has been clear to you, but if you want to solve more reason based question like this, just refer Arihant book, and what we are doing here, we actually doing the unsolved subjective questions from this chapter. हम पेज नंबर 67 के unsolved question अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, but if you want to solve more questions like this, just refer that book, okay, because it will be very helpful for scoring good marks in the CBSE exam. Okay, so now I am moving forward to the next question, and as I have told you कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जितने भी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं वो लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं, वो हमारे पीरियोडिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, whether it may be from the electronic configuration, it may be from the oxidation state, or you can say that it may be the from atomic radii, mass, density. ये सारी ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेगा about the properties of the d block element. Now I am moving forward to the next question. Calculate the number of unpaired electron in the following gaseous ions. आप लोगों को यहाँ बताना है कि given element में कितने कितने unpaired electron हैं. Apart from that, which one of these is most stable in aqueous solution? Aqueous solution में यहाँ पर सबसे ज्यादा stable कौन होगा? तो सबसे पहले तो बच्चों ये बात कर लेते हैं कि इनके अंदर unpaired electrons हैं कितने. तो पहले मैं यहाँ पर एलिमेंट्स के नाम लिख लेती हूँ. दैट इज Mn+3, सेकेंड is Cr+3, then you have V3+, and then we have Ti+3. ठीक है, क्या हमको इनका एटॉमिक नंबर पता है? अगर नहीं पता तो अभी अभी मैंने बताया कि 21 से लेके इसका एटॉमिक नंबर जिंक तक चलेगा, एंड द सीक्वेंस विल बी स्कूटर, टीवी, करो मना, फिर कोई नहीं कमजोर. स्कूटर, टीवी, पहले आएगा स्कैंडियम, टीवी तो पहले होगा टाइटेनियम, फिर होगा आपका वैनेडियम, फिर होगा क्रोमियम, फिर होगा मैग्नीज. तो अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो यू कैन लर्न द एटॉमिक नंबर फ्रॉम 21 to 30. यू हैव द एलिमेंट्स अप टू जिंक. ओके, तो मैं अगर सबसे पहले बात करूं इनके एटॉमिक नंबर की, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड अगेन टू द पीरियोडिक टेबल वी हैव. ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल, और आप लोग यहाँ देख सकते हो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 to 30. एज आई हैव टोल्ड यू कि ये लाइन आपको याद रखनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है आगे की क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि Ti और V का एटॉमिक नंबर है 22, 23, मैग्नीज का आप लोगों का एटॉमिक नंबर है 25 और क्रोमियम का है 24, और इनके अलावा और कोई एलिमेंट हमारे पास में वहां पर नहीं है. सो इट विल बी 22, 23, 24, 25, एंड let's solve the question here. So this is the question. Okay, so scandium is 21, this is you have 22, this is you have 23, this is 24 and this is 25. तो बच्चों ये मैंने यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग एक चीज देख सकते हो कि सबके ऊपर कुछ ना कुछ +3, +2 लगा हुआ है. एक्चुअली सबके ऊपर +3 लगा हुआ है, तो +3 होने का मतलब है कि इसमें से आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 22 में से 3 गया तो बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर 19, ये बच जाएगा आपके पास 20, ये बच जाएगा 21, और इसमें से गया तो ये बच जाएगा आपके पास में 22. ओके, अब अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे लिखोगे? यहाँ होगा आर्गन और द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू एंटर इन द d ऑर्बिटल यू हैव. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 22 को हमने लिख लिया है. सो argon is having atomic number 18 and we are left here with the 4 more electrons. Okay, so 18 के बाद 22 तो ये हो गया आपका 3d4, ये हो गया 3d3, ये हो गया argon के बाद आपका 3d2,
और ये हो गया आपका एर्गन के बाद 3d1, ठीक है, क्योंकि एर्गन का एटॉमिक नंबर हमारे पास में 18 होता है। तो हमने ये लिख दिया कि इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए वी आर मेकिंग द 3d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो इट कैन बी सिंपली सब्स्टिट्यूटेड लाइक दिस। यहाँ 3 है तो इट विल बी 1 2 3 हियर, ओके, यहाँ 2 है सो इट विल बी 2 और यहाँ पर बच जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर शो कर दिए। अब हमसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, विच ऑफ द आयन इज मोस्ट स्टेबल इन द एक्वस सोल्यूशन। तो एक्वस सोल्यूशन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबल वही होगा जो हाफ फिल्ड होगा, क्योंकि हम हमेशा से बात करते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ना बच्चों, वो हमारा यहाँ पर क्रोमियम का है, ओके, यहाँ पर 2 ही है तो यहाँ पर 3 हमारे बाकी रह गए, यहाँ पर आपके 4 बाकी रह जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हमारा ये क्रोमियम है ये हाफ फिल्ड है, तो यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा एक्वस सॉल्यूशन में? This Cr+3 is more stable in the aqueous solution, and what is the reason being here? That it is a half-filled orbital. इसका ऑर्बिटल आपका हाफ फिल्ड है, so that's why it is more stable. Clear है? Okay. तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप लोगों को 21 से 30 एटॉमिक नंबर तक वो सीरीज पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि हमें पता है कि डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप लोगों के पास 4 पीरियड्स हैं, ओके, 3rd से लेके 12th तक ग्रुप है। तो जो 1 2 3 पीरियड है डी ब्लॉक का, वो बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि उसी में से क्वेश्चन अराइज होगा। 4th वाला इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, और मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे फर्स्ट वाली लाइन से ही पूछे जाते हैं, दैट इज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बीइंग हियर? दिस इज using the Hund's rule to derive the electronic configuration of Ce+3 ion and calculates its magnetic moment on the basis of spin only formula. Okay, तो सबसे पहले तो बच्चों Ce+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। You have to write the electronic configuration using the Hund's principle. And apart from that, you also need to calculate the magnetic moment in this question. Okay, so firstly we are writing the electronic configuration here, and so this C is for cerium, and पहले हम देख लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। हमें पता है कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सीरियम का एटॉमिक नंबर इट विल बी अवर, लेट्स सी कहाँ है सीरियम हमारी पीरियोडिक टेबल में? यू कैन सी दैट Ce सीरियम विल बी हियर, इट इज इन द F ब्लॉक, ओके। तो ये हमारा अब यहाँ पर F ब्लॉक का क्वेश्चन है। सो यू कैन सी दैट सीरियम इज हैविंग अ एटॉमिक नंबर 58 you have, and the electronic configuration being here is 4f1 5d9 4f2 5d0 and 6s2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर, क्योंकि जब भी हम लैंथेनॉइड सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इट विल बी 4f 5d0 to 1 6s2, ओके। और यहाँ पर जैसे हम आर्गन को 18 नंबर लेके चलते हैं, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलती है इट विल बी फॉर द ज़ीरोन, क्योंकि हमें पता है कि ज़ीरोन का नंबर 54 है और बाकी इसका 58 है, तो हम 58 को 4 इलेक्ट्रॉन्स को वहां एडजस्ट कर लेते हैं, तो इट विल बी 4f 5d and 6s, ओके। सो लेट्स डू द क्वेश्चन हियर। दिस इज द क्वेश्चन यू हैव नाउ। The cerium is having a atomic number 58, ठीक है, लेकिन हमें अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट विल बी ज़ीनोन, ज़ीनोन होता है हमारा 54, इट विल बी 4f 5d and 6s, 4f 5d और 6s। तो यहाँ पर आप लोगों के 54 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमें और एग्जिबिट करना है। So it means that 1 electron is going to be here and 1 electron is going to be here and 2 electrons in the s orbital। इसको हमने ऐसे शो कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पर सीरियम से मतलब नहीं है बच्चों,
हमें Ce+3 से मतलब है, लेकिन उसके पहले हमको सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ce की लिखनी होगी. सो इट विल बी Ce+3. तो +3 करते ही इसमें से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 55, क्योंकि 3 को हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Xe4f1. ठीक है, 4f1 क्यों हुई? क्योंकि जब भी हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है तो वी विल रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स. तो यहाँ आपको 3 इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो हम इसको और इसको हटाएंगे और यहाँ पर 4f1 बच गया. So you can see how much unpaired electrons are there in the system. You have the number of unpaired electrons, that is n equal to 1. यहाँ unpaired electron कितने बच गए? Unpaired electron बच्चों हमारे पास में बच गए 1. Clear है? तो it is having a 1 unpaired electron and you have to calculate the magnetic moment in this case. तो magnetic moment को हम यहाँ पर calculate कर लेते हैं. Do you know the formula for magnetic moment? We have a one simple formula being here for calculating the magnetic moment, and that is mu equal to under root n plus 2 and its unit will be in the bm. Okay, ये आप लोगों का magnetic moment को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है और ये बहुत काम आने वाला है. It is going to give you the spin only magnetic moment. Okay, so just remember this formula. आगे भी हम इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. तो यहाँ पर आपका n कितना आया? n आ गया 1, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर 1 था. तो अब मैं यहाँ पर म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ एंड म्यू विल बी इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 1 + 2. n को हमने 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड इट केम आउट टू बी 1 × 3. इट विल बी इक्वल टू √3. अब √3 की वैल्यू हम सबको पता है, इट विल बी 1.732. इट विल बी 1.73 bm. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ कितना कैलकुलेट हो गया? द मैग्नेटिक मोमेंट केम आउट टू बी 1.73 bm. क्लियर है? ओके, इतनी भी बोरिंग नहीं है बच्चों केमिस्ट्री. अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इट विल बी क्वाइट सिंपल. केमिस्ट्री हमारा इजी सब्जेक्ट है, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विद फुल डेडिकेशन. तो आप लोग देख सकते हो कि इतना टफ नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. We only have to consider the simple periodic table. Periodic table में D ब्लॉक कैसा है, वहां पर कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसका माइंड मैप हमारे पास होना चाहिए ताकि हम हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सके. ओके, नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन ऑन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट. तो देखते हैं वो क्वेश्चन हमें कैसे करना है. एंड द क्वेश्चन बीइंग हियर इज दिस: calculate the spin only magnetic moment of m+2 ion having a atomic number 27. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये m जो है इसका एटॉमिक नंबर आपको 27 दे दिया है. अब 27 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले आर्गन 18. 9 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास और बच गए. तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को लिखने के लिए यू हैव द 3d orbital and you have the 4s orbital here. ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 9 इलेक्ट्रॉन्स को लिखने के लिए 3d7 और 4s2 करना होगा. क्लियर है क्या? आर्गन 18 होता है, 27 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओम्स रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे? हम आर्गन को 18, हमें पता है उसके बाद हमारे ऑर्बिटल्स हैं 3d और 4s. तो 9 इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए हमारे d में, हम 7 को अकोमोडेट कर सकते हैं और हमें पता है कि s ऑर्बिटल हमारा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है. सो इट विल बी argon 3d7 एंड यू हैव द 4s2. ओके, नाउ द थिंग इज कि हमें m27 नहीं चाहिए, हमें m+2 चाहिए. तो m+2 आप यहाँ करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 25. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है तो कहां से करेंगे? आउटर मोस्ट शेल में से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटाएंगे. ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाएंगे एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 3d7. कितने हो गए? 3d7 you have here. Okay, now you have to calculate the spin only magnetic moment using the spin only formula. तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए सबसे एसेंशियल चीज क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बीइंग हियर. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचे कितने हैं? 7 हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सातों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है. इसको हमको फॉर्मुलेट करके देखना पड़ेगा. सो इन द d ऑर्बिटल यू हैव 1 2 3 एंड 4. ओके, कैसे अकोमोडेट करें 7 इलेक्ट्रॉन्स को? 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ, 4 हो गए.
5 6 7, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए? इन दोनों ने तो पेयर फॉर्म कर दिया, बट यू हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हियर। तो यहां से बच्चों n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई आपकी 3। ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द म्यू हियर, और म्यू का फॉर्मूला है √n n+2 एंड द यूनिट विल बी Bm। तो आप लोग यहाँ पर n की वैल्यू को 3 रखिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हियर। तो क्या किया जाए इसमें? सबसे पहले द म्यू विल बी कैलकुलेटेड एज n+2 Bm। तो n को हमें रखना है 3, इट विल बी 3+2, इट विल बी 3+2 हो गया आपका 5 एंड इट विल बी √15 Bm। लेकिन हमें इसकी वैल्यू को अंडर रूट में नहीं छोड़ना है, हमें यहाँ पर √15 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो मैथ्स में आपको पता है कि बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन स्क्वायर रूट मेथड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम ये पेयर फॉर्म कर लेते हैं। 15 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उससे छोटा हम देखें तो 3 3 9, क्योंकि 4 4 16 तो बड़ा हो जाएगा। तो ये 9, इट विल बी 15 में से 9 गया, 10 11 12 13 14 15, यू हैव 6 हियर। 2 zeros को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। 3 में 3 को ऐड करा, 6 आ गया। 6 की टेबल में 60 तो हमारा 10 टाइम्स आता है, पर अगर मैं 10 रखूंगी तो इट विल बी क्वाइट लार्जर वैल्यू। तो एक बार हम 9 रख के देखते हैं। 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 एंड 8, इट विल बी 6 to 1, ये भी बढ़ा जा रहा है। 8 रख के देखते हैं। 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 48 एंड 6, इट विल बी 54। ओके, तो इट केम आउट टू बी 8 हियर। तो यहाँ पर ये हो गया 544। पॉइंट के बाद एक डिजिट तक वैल्यू काफी है हमें, तो द आंसर विल बी 3.8 Bm। तो इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना कैलकुलेट हुआ? इट केम आउट टू बी म्यू इक्वल टू 3.8 Bm। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एक ही सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज म्यू इक्वल टू √n n+2 Bm। एंड व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू find out the number of unpaired electrons and substitute these values in the formula। okay? और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस अगर हमें और सॉल्व करने हैं तो we are provided these questions in more forms in the Arihant book। so just refer the subjective questions from Arihant book and try to solve more and more problems on spin only magnetic moment। okay, now and let's see what the next question is saying। you have a next question again which is based upon the reason based question। ये भी हमारा रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि मैं लेक्चर्स की स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि यहाँ पर चैप्टर में कोई कैलकुलेशन पार्ट नहीं है। कैलकुलेशन पार्ट छोटा सा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का, बट इट्स क्वाइट स्मॉल। यहाँ जितने भी क्वेश्चन होंगे इट इज द रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा हमारे पास में वी कैन से दैट वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्कोर द गुड मार्क्स बाय सॉल्विंग दिस चैप्टर। ओके, इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है क्योंकि हम इसमें 7 में से 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कटने की कोई मार्क्स प्रोबेबिलिटी नहीं है। इससे पहले आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री, वो आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट था। तो आई नो कि उसको लर्न करना, और वो भी एक्चुअली में इजी चैप्टर था, बट उसको लर्न करना और समझना इफ इट इज बिट डिफिकल्ट सो सॉल्व दिस चैप्टर टू। ओके, क्योंकि यहाँ पर पूरे मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन हमें पता है रीजन बेस्ड ही यहाँ से पूछा जाना है। क्लियर है? सो ट्राई टू सॉल्व ईच क्वेश्चन। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 9, एंड द 9th क्वेश्चन इज हैविंग अ फर्स्ट पार्ट E नॉट वैल्यू। E नॉट वैल्यू हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है। Mn plus Mn2 couple is much more positive than Fe+3 and Fe+2 couple। ओके, इन आयंस के लिए मैंगनीज की जो वैल्यू है E नॉट वो ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू Fe+2। तो हमें बताना है कि यहाँ इसका मेन रीजन है क्या। ओके, सो वी हैव टू एक्सप्लेन द रीजन हियर कि E नॉट वैल्यू जो होती है हमारे Mn+2 के लिए ज्यादा पॉजिटिव होती है एज कंपेयर टू Fe3 Fe+2। तो बच्चों हमें पता है कि जो मैंगनीज है इट इज हैविंग अ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज। क्या नंबर है इसका? एटॉमिक नंबर 25 है। ओके, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास में 25 है। और हम आगे चले तो मैंगनीज के बाद आयरन आता है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर आपके पास में 26 है। ठीक है,
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं आर्गन 18 हो गया। 18 के बाद हमारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 एंड इट विल बी 4s1। ओके, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं तो आर्गन ये हो जाएगी आपकी 3d7 और 4s1। ठीक है, क्योंकि 18 के बाद इसमें 8 और चाहिए, तो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बीइंग हियर इन दोनों की। अब आप लोग देख सकते हो कि मैंगनीज जो है वो हमारा अगर Mn+2 और अगर Mn+3 बनाता है, तो Mn+2 बनाने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन यहां से एलिमिनेट होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 रह जाएगी। अब हमें पता है कि जो हमारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, तो मैंगनीज के पास हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर हम Fe की बात करेंगे तो Fe में से अगर बच्चों आपको 2 इलेक्ट्रॉन हटाने या 3 हटाने हैं, तो एक हटेगा, तो एक यहां से हटेगा, एक यहां से हटेगा, तो इट विल बी 3d6। और अगर वो Fe+3 आयन बनाएगा तब जाके ये 3d5 होगा, तब ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। तो M वाला जो है हमारा मैंगनीज, Mn, मैंगनीज जो है उसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जिसके पास होता है उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने का मतलब ये है कि उसकी E0 की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। सो द रीजन बीइंग हियर इज कि Mn अगर Mn+2 और Mn+3 बनाता है तो इट इज हैविंग अ हाई वैल्यू फॉर E0 पोटेंशियल एज कंपेयर टू Fe+2। क्लियर है? तो ये था हमारा रीजन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आयरन की हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है एज कंपेयर टू कॉपर, और ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं क्यों है। पहले बात करते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है क्या चीज। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है कि जब भी कोई मेटल आयन एटम बनाता है, जैसे कि अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन Fe है, लेकिन अगर उसने Fe+2 Fe+3 आयन बनाया या अपना एटम को चेंज किया, तो मेटालिक से एटॉमिक बनने में जो एनर्जी लगती है दिस विल बी टर्म्ड एज अ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि हम कहते हैं कि एंथैल्पी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी यू हैव। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है मेटालिक एटम से आयन बनने में, या मेटालिक हम कह सकते हैं एलिमेंट से उसको आयन बनने में या एटम बनने में जो एनर्जी लगी, दिस विल बी योर एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आयरन की एंथैल्पी कॉपर से ज्यादा है, ऐसा क्यों है? आयरन की मैं बात करूं तो Fe having a atomic number 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18 हो गए, 3d7 4s1। ठीक है, सेकेंड बात की गई है कॉपर की, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है Z=27, लेकिन अभी हमने जब प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, लाइक इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2 होनी चाहिए, 3d10 और 4s1 होनी चाहिए, लेकिन ये इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इट विल बी इजी टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Fe एज कंपेयर टू दिस। तो इसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी फॉर एटमाइजेशन, क्योंकि ये कॉपर जो है आपका, ये थोड़ी सी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी? एक्सेप्शनल है। हम बात कर चुके हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स आप लोगों के पास ऐसे हैं, कॉपर एंड क्रोमियम, which are having a exceptional behavior as compared to the other elements. Okay? तो बच्चों यहाँ पर एटोमाइजेशन करने की एनर्जी Fe की ज्यादा होगी as compared to copper because of this type of electronic configuration behavior. Clear है? Now we have one more part in that question. Sc+3 is colorless whereas Ti+3 is colored. तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच इज गिवन ऑन द बेस्ड ऑफ कलर। स्कैंडियम +3 और Ti+3 के बीच में कंपैरिजन है कि ये बोला है ये कलरलेस है एक्वस सॉल्यूशन में, और ये कलर्ड है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर कोई
एलिमेंट ऐसा है कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है, तो क्या होता है कि अगर कोई फुल्ली फिल्ड है या फुल्ली एम्प्टी है तो वो आपको कोई कलर शो नहीं करेगा, लेकिन कोई अगर पार्शियली फिल्ड है तो वो आपको कलर शो करेगा। अब बच्चों अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 21, तो Sc+3 की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 21 से इसका एटॉमिक नंबर हो गया 18, ठीक है। 18 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, एर्गन 18, तो हमारा यही पूरा हो गया, ये हो गया 3d0, ठीक है। अब अगर मैं टाइटेनियम की बात करती हूँ तो टाइटेनियम है आपका Ti+3, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 22, लेकिन जब आप Ti+3 की बात करोगे तो यहां से भी आपको 3 रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 3 रिड्यूस करोगे तो ये एटॉमिक नंबर हो गया 19 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे एर्गन और 3d1, क्योंकि 18 यहाँ हो गया, एक को यहाँ भेजना पड़ेगा। अब अगर मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आपका फुल्ली एम्प्टी है। और अगर मैं इसके d ऑर्बिटल की बात करूं तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है मतलब ये पार्शियली फिल्ड है। तो बच्चों जो आपके फुल्ली एम्प्टी या फिर फुल्ली फिल्ड होते हैं वो आपके कलरलेस होते हैं, जो पार्शियली फिल्ड होते हैं वो आपके कलर्ड होते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो आपका Sc+3 है ये आपका, आप लोग देख सकते हो फुल्ली एम्प्टी है, और जो एम्प्टी होगा वो आपका कलरलेस होगा। Ti+3 आपका पार्शियली फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, और जो पार्शियली फिल्ड होते हैं वो आपके कलर्ड आयंस बनाते हैं। तो ये रीजन आपको ध्यान रखना है कि जो फुल्ली फिल्ड या फुल्ली एम्प्टी वो पूरा कलरलेस, जो पार्शियली फिल्ड या फिर पार्शियली एम्प्टी तो आपका वो कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। दिस इज द रीजन बीइंग हियर कि स्कैंडियम आपका कैसा कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड है, और टाइटेनियम जो है बच्चों वो आपका कलरफुल कंपाउंड है। ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कलर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You have to predict the following, which of the following will be colored in the aqueous solution, and you have to give the reason for each. Next question जो आपसे पूछा है, पूरा क्वेश्चन कलर्स के ऊपर बेस्ड है सबके, कि कौन कलर्ड होगा और कौन नहीं होगा। Okay, so the question being asked here is, फर्स्ट बात की है Ti+3 की, सेकेंड है आपकी V3+ की, थर्ड है हमारा कॉपर प्लस, फोर्थ है हमारा Sc+3 और फिफ्थ है हमारा Mn+2। देन यू हैव सिक्स्थ नंबर दैट इज Fe+3 एंड देन वी हैव सेवेंथ नंबर दैट इज CO+2। अब बच्चों एटॉमिक नंबर की मैं बात कर रही हूँ तो हमें पता है 21 से 13 के एटॉमिक नंबर है। स्कैंडियम का 21, Tv, टाइटेनियम का 22, V 23, करो इज फॉर क्रोमियम यहाँ पर नहीं है, मना इज फॉर मैंगनीज दैट इज 25, फिर इट इज 26, कोई नहीं कमजोर, ओके कोई नहीं कमजोर, ये कोबाल्ट है आपका 27, नहीं है यहाँ पर, ओके और कॉपर का एटॉमिक नंबर होगा आपका कमजोर 29, यही होंगे ना, फिर कोई नहीं कमजोर, ओके दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। अब सबके ऊपर जो आयंस फॉर्मेशन लगा हुआ है, किसी पे +1 है, किसी पे +2 है, किसी पे +3 है। टाइटेनियम में से आपको 3 को हटाना है, तो 22 में से 3 गया तो हमारा 19 बचा। 19 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखोगे, एर्गन 3d1, ठीक है। V+3 23, 3 गया 20 बचे तो कैसे लिखोगे, एर्गन 3d2, ठीक है। कॉपर प्लस 29, एक गया 28 बचे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, एर्गन, और यहाँ पर आपके ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। Sc+3 21 में से 3 गया 19 बचा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एर्गन, सॉरी इट विल बी Sc+3, 21 में से 3 गया 19 बचा, so it will be having a 1 electron being here, okay। now this is Mn+2, +2 है, 25 में से 2 गया 23 बचा, 23 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एर्गन 18
और 18 के पास 23 को लिखने के लिए 5 बचा, तो ये 3d5। नेक्स्ट Fe+3 की बात करती हूँ मैं। 26 में से 3 गया 23, और 23 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar, और 18 और यहाँ लगाना पड़ेगा 5। कोबाल्ट का 27, 27 में से 2 गया 25, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन एंड इट विल बी, ये तो हो गए 18, और 27 में से 2 गए तो 25 बचे थे, तो 25 बचे थे तो यहाँ 7 लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने सबकी आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर लिख दिया है। अब अभी मैंने आपको एक रीजन बताया, यहाँ पर हमारा स्कैंडियम का 21 है, 21 में से 3 गया तो 19 नहीं बच्चों 18 बचेगा। सो मेक अ लिटिल करेक्शन हियर, तो 18 तो इसका कंप्लीट हो गया, यहाँ कुछ नहीं आएगा। ओके, मेक अ जस्ट लिटिल करेक्शन। स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर है, 21 में से 3 गया तो हमारा 18 बचेगा। अभी मैंने आप लोगों को एक लॉजिक बताया था कि या तो जो कंप्लीटली फिल्ड है या जो कंप्लीटली एम्प्टी है वो कलरलेस होगा। तो यहाँ पर आपको एक रीजन याद रखना है कि कलरलेस तो वो होगा जो या तो कंप्लीटली फिल्ड है या फिर कंप्लीटली एम्प्टी है। तो कंप्लीटली फिल्ड है या फिर कंप्लीटली एम्प्टी है, वही आपका कलरलेस होगा। तो मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ टाइटेनियम की। टाइटेनियम के पास 3d1 है। 3d1 होने का ये मतलब है कि बच्चों यहाँ पर ये पार्शियली फिल्ड है, तो पार्शियली फिल्ड होते हैं वो कलरफुल होते हैं, और इसी रीजन की वजह से ये जो आपका टाइटेनियम है ये पर्पल कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? टाइटेनियम हमारा पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट इज अवर वेनेडियम, 3d2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपका इसका टाइटेनियम का कलर होता है ग्रीन, पर्पल ग्रीन। नेक्स्ट इज योर कॉपर, आप देख सकते हो 3d10 फुल्ली फिल्ड है। अभी मैंने बताया फुल्ली फिल्ड और फुल्ली एम्प्टी कलरलेस होंगे, तो कॉपर कैसा होगा? कॉपर विल बी कलरलेस। ठीक है। स्कैंडियम 3d0 कंप्लीटली एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ये भी आपका हो जाएगा कलरलेस। मैंगनीज 3d5 ऑर्बिटल फिल्ड है, इसका कलर होगा पिंक। आयरन, इसके पास भी 3d5 है, इट मींस ये भी कलरफुल होगा। आयरन का कलर आप सबको पता है ब्राउन। नेक्स्ट इज कोबाल्ट, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये भी कलरफुल होगा, इसका कलर भी होता है पिंक। ठीक है, तो जो कंप्लीटली फिल्ड है या फिर कंप्लीटली एम्प्टी है वही कलरलेस होंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट सबका कुछ ना कुछ कलर्ड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टॉपिक कलर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन कलर के ऊपर या ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर हमसे पूछा जाता है। तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। ओके, सो जस्ट रिमाइंड द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। ओके, और ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है एंड आई कैन से कि डी ब्लॉक एलिमेंट में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एफ ब्लॉक पे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आई एम हैविंग अ फर्स्ट क्वेश्चन हियर, नेम अ कंपाउंड ऑफ, 3 क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे हैं और ये आपका लॉन्ग आंसर है। ट्रांजिशन मेटल विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डी ब्लॉक एलिमेंट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है या फिर ऐसा कौन सा मेटल है जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम आता है, दैट इज H2SO4। तो बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए एक इकलौता मेटल हमारे पास है जिसका नाम है वेनेडियम, सिंबल है V। ओके, तो वेनेडियम जो होता है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। नेक्स्ट इज transition metal which is used in the Haber's process for the manufacture of ammonia। हमें पता है N2 plus 3H2 is giving you 2 NH3 in the presence of some catalyst you are using there, and you have an idea about that कि वहां जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो भी एक ट्रांजिशन मेटल है और उस ट्रांजिशन मेटल का आपका नाम होता है आयरन। ओके, this process is actually happening in the presence of Fe and nickel. So the transition metal which is used in the Haber's process is nothing but a iron here. Okay. Next is transition metal that has a light sensitive property and act as a valuable source in the photographic industry. ये तो हम सबको पता है। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में कौन सा मेटल यूज आता है हमें पता है, वो मेटल है सिल्वर
और वो भी एक ट्रांजिशन मेटल है. सो द आंसर बीइंग हियर इज सिल्वर, और सिल्वर का सिंबल होता है Ag, दैट इज फॉर अर्जेंटीना. क्लियर? नाउ ये तो कंपाउंड के नाम हो गए तीनों. एक और क्वेश्चन हमसे इसमें डी ब्लॉक में पूछा है, reactivity of transition elements decreases regularly from scandium to copper and you have to explain the reason here. स्कैंडियम से कॉपर तक चले तो रिएक्टिविटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है. स्कैंडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, एंड तक आप लोग चले तो जिंक की रिएक्टिविटी कम होती गई. तो इसका रीजन क्या है? तो बच्चों इसका जो मेजर रीजन है वो है आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी. कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है ये बताती है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो इसका मेन रीजन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. हम सबको पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम. किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगी, दैट इज अवर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो अगर हम स्कैंडियम से मूव करते करते जिंक तक जाते हैं, दैट इज 21 to 30, तो आपकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जो होती है बच्चों, IE इंक्रीज करती है. ठीक है, IE अगर इंक्रीज करेगी तो रिएक्टिविटी जस्ट उसकी अपोजिट होती है. तो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, द रिएक्टिविटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड. रिएक्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. तो इसका मेन रीजन क्या है? रिएक्टिविटी हमारी डिक्रीज इसलिए कर रही है क्योंकि आपकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर इंक्रीज होती चली जा रही है. ओके, तो इसका मेन रीजन यहाँ पर ये है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर वी आर स्टार्टिंग विद द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक टर्म के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगी. अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हम ये जान लेते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें रीजन लिखना पड़ता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन हुआ. तो व्हाट एक्चुअली द लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज, लेट मी टेल यू हियर. सो बिफोर स्टार्टिंग द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, let me tell you one thing that what is lengthenoid contraction. जब भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, so the filling of 4f orbitals before 5d orbitals result in the decrease in atomic radii, और उसी को हम lengthenoid contraction कहते हैं. तो इसी की वजह से कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं. एक्चुअल में 4f ऑर्बिटल को हम 5d ऑर्बिटल से अगर पहले फिल्ड करते हैं तो इसकी वजह से जो एटम का साइज होता है वो रिड्यूस होता जाता है, और इसी को हम lengthenoid contraction कहते हैं. सो इफ यू वांट टू स्टडी दैट टॉपिक इन डिटेल, जस्ट रेफर अवर आर्यमन बुक. तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी. एंड द क्वेश्चन इज सेइंग lengthenoids for which the +2 and +3 oxidation states are more common. तो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो आपकी हैं वो कौन से लैंथेनॉइड्स के लिए कॉमन है. तो बच्चों ये जानने के लिए पहले आप लोग लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज को देखिए. दिस इज योर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम एंड इट इज एंडिंग एट दिस इज ल्यूथेनियम, and we are having some matters here which are going to possess the +2 and +3 oxidation state more common. तो यहाँ पर वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपका सीरियम है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. दिस इज EU, दिस इज Pb एंड दिस इज ER. तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं आपके जो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्चुअल में +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी मोस्ट कॉमन होती है. लेकिन +2 और +3 में जो आपके एलिमेंट ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं दैट इज योर EU, एंड वन मोर यू हैव एलिमेंट हियर बीइंग दैट इज योर Pb. तो ये एलिमेंट्स आपके दोनों +2, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा एक्सिबिट करते हैं. ओके, तो ये आपकी लैंथेनॉइड सीरीज है व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 58 एंड एंडिंग एट 71. ये आपके एक्टिनॉइड्स हैं. दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 90 एंड इट इज एंडिंग एट लॉरेंशियम दैट इज 103. तो 58 to 71 लैंथेनॉइड्स और 90 to आपके 103 ये हो गए आपके एक्टिनॉइड्स. तो +2 +3 इन दोनों एलिमेंट्स की वहां पर कॉमन है. Now I'm moving to the next question of this sequence and let's see what the second question is saying. The second question is saying what are inner transition elements and you have to describe the
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर। कुछ एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, इनकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उनको डिस्क्राइब करना है। अब बच्चों अगर मैं सबसे पहले बात करूं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो अभी मैंने आपको बताया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है, जो आपके लैंथेनॉइड्स हैं that are starting from 58 to 71, ओके, और जो आपके एक्टिनॉइड्स हैं that is starting from 90 to 103, यही था ना एटॉमिक नंबर लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का। तो these are termed as the inner transition elements, इसको हम बोलते हैं inner transition elements, ओके। अब यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है 29, 59 और 74 के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और बताना है कि उनमें से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपका कौन सा है, ओके। 29, 59 एंड 74, सो यू हैव 29, 59, 74, ओके। तो ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले 29, 59 और 74 की बात की गई है, सो दिस इज योर, सॉरी, वी हैव 29, 59 and 74. Here हमारा 59 and here we have is a 74. Okay, so 29, 59 and third is our 74. इसकी तो हमें एल्गन से ही लिखनी पड़ेगी 18. 18 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? You have the 9 electrons. सॉरी 18 के बाद ही 29 को हमको पूरा करना है, तो यू हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हियर। तो ये हो गया आपका 3d10 और 4s1, ओके, ये हो गया। लेकिन ये कॉपर है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2 है, ये एक्सेप्शनल वाला था, तो ये हो गया 3d9 और 4s2। तो ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये इनर ट्रांजिशन नहीं है क्योंकि ये कॉपर है। 59 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है, तो 59 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम देख सकते हैं वी हैव अ मेंबर हियर, दिस इज ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी 4f(n), पहले इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा, फिर 5d में जाएगा, देन आपका 6s में जाएगा। तो 4f, यू हैव 4f2, 4f3, 5d0, 6s2, 4f3, 5d0, 6s2। तो ये हो गया आपका ज़ीनोन, तो ये आपका हो गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और लास्ट आपका है एटॉमिक नंबर 74। तो आप लोग देख सकते हो कि जो 74 एटॉमिक नंबर है वो आपका यहाँ पर आ रहा है, दैट इज 5d4 और 6s2 एंड दिस इज टंगस्टन यू हैव, एंड दिस एटॉमिक नंबर इज बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनर ट्रांजिशन में सिर्फ हमारी यही दो सीरीज आएगी। तो यहाँ हमने देखा कि जो आपका सेकंड वाला एलिमेंट है बच्चों, वो आपका एलिमेंट है फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके। दिस इज 59 you have. Now we are having our next question and let's see what the next question is saying. Although ZR belongs to 4D and HF belongs to 5D transition series, but it is quite difficult to separate them. ये हमारा है ZR zirconium, ये मेंबर है आपका 4D सीरीज का, और ये HF hafnium, दिस इज ऑफ 5D सीरीज। जब ये दोनों मेंबर अलग अलग सीरीज के हैं तो इन दोनों को सेपरेट करना मुश्किल क्यों है? तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि ये जो दोनों मेंबर्स हैं ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के सीरीज के फर्स्ट वाली लाइन को अगर मैं छोड़ूं तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कुछ मेंबर्स हैं। तो अगर हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं तो हमें पता है कि वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है जिसका नाम हम कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता क्या है, एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती जाती है। तो होता क्या है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये दोनों सिमिलैरिटी शो करते हैं कि इसकी एक की रेडियस है 149 और एक की है 150 पिकोमीटर। तो आप लोग देख सकते हो कि 149 और 150 दीज आर क्वाइट इक्वल वैल्यूज, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होने के कारण इन दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, एक मेंबर आपका 4D का है, एक 5D का है, ठीक है। लेकिन
ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ZR और HF की बात करूं तो इनकी एटॉमिक रेडियस बहुत कंपेरेबल है, एक की 149 है, एक की 150 है, सो इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन यू हैव रीजन बेस्ड क्वेश्चन, और इस चैप्टर में से डेफिनेटली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हमारा रीजन बेस्ड क्वेश्चन ही होगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, this is a long answer you have. Which transition element in the 3D series has the positive E naught m plus 2 value and m value and y? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसा कौन सा मेंबर है जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है और क्यों? इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर है आयरन। ठीक है, क्योंकि आयरन की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो इसकी ई नोट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट है, नेम अ मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज व्हिच इज वेल नोन टू एक्सिबिट द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई। तो यहाँ पर here the first question is which transition element in the 3D series has a positive E naught value? So the answer being here is not iron, we have an answer here, copper. कॉपर हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ई नॉट वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम ई नॉट हाइड्रेशन एनर्जीज की बात करेंगे तो वो इसकी लो है। तो पॉजिटिव वैल्यूज होती है कॉपर के लिए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने देखा, इट विल हैव अ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड क्वेश्चन है, नेम अ मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज व्हिच इज वेल नोन टू एक्सिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा मेंबर बताना है हमें जिसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये भी बताना है साथ में क्यों। तो ये आंसर है आपका सीरियम, दैट इज सीई, जो फर्स्ट मेंबर है 58। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो 4f0 ये ऑर्बिटल है, इसमें इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट इज गोइंग टू एक्सिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। हमें इन ऑब्जर्वेशंस के लिए रीजंस बताने हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्सिबिटेड इन द ऑक्सो एनायंस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। हम देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल जो ऑक्सो एनायंस बनाते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा क्यों होती है? तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा इसलिए होती है बिकॉज ऑक्सीजन इज हैविंग अ टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो यहाँ रीजन क्या है? ऑक्सीजन हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है कि वो मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू एक्सिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर शोइंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? तो उसका रीजन ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं आपके, दे आर हैविंग अ फिल्ड d ऑर्बिटल। हम इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल में फिल्ड कर रहे हैं, तो d ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, बिकॉज इफ यू वांट टू मेल्ट अ पर्टिकुलर एलिमेंट यू विल रिक्वायर अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लो एज कंपेयर्ड टू जिंक। तो बच्चों यहाँ पर हम क्रोमियम और जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है और उसमें s में आपके पास में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट एनर्जी लो इसलिए है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। तो इसलिए क्रोमियम की जो फर्स्ट IE है वो जिंक की कंपैरिजन में कम है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हियर दैट व्हाट एक्चुअली द कांसेप्ट इज। सो दिस इज बीइंग द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर lanthanide contraction, or we can say the from lanthanoids and actinoids we have. तो इस चैप्टर पे मोस्टली जो क्वेश्चंस है हम वो कर चुके हैं, which is belonging to the different concept. But if you want to refer more questions, whether it is subjective, objective, it is from long answers, or whether it may be the case based study जिसको हमने अभी सॉल्व नहीं किया है, so just refer Arihant book. You are being provided here with a variety of questions, and if you solve each and every question from this book,
it will be very good to score good marks in the CBSE exam, क्योंकि हमें पता है कि इस बुक से बाहर हमसे CBSE में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो क्यों ना हम इस बुक को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें, क्योंकि नया क्वेश्चन तो कोई फॉर्म नहीं हो सकता। कोई भी रीजन आता है, कोई भी प्रॉपर्टी में अगर ट्रेंड हमसे पूछा जाता है तो बच्चों इसी बुक के इन्हीं वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होता है। इवन यहाँ पर हम कोई मेटल या आयन को भी चेंज नहीं करते, जैसा कि हम क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, सो जस्ट रेफर दैट बुक इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये चैप्टर हमारा 7 मार्क्स का है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। मार्किंग स्कीम इस बुक के आगे आपको दी हुई है। प्रीवियस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री को कवर कर चुके हैं, एंड यू कैन सी दैट these chapters are of 7, 5, 5 and 5 marks, and this chapter is you having a 7 marks। ये आपका 7 मार्क का यहाँ पर चैप्टर है, तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए एंड ट्राई टू स्कोर गुड मार्क्स। और अगर हमें और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद सैंपल पेपर्स एट द बैक साइड ऑफ दिस बुक, सो जस्ट रेफर दैट बुक। ओके, so I hope this video lecture has been clear to you. We will meet with many more questions and more amazing topics like this in our next lecture. Thank you so much and have a great day.